हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन करेंगे। ये पूरा जो है प्रीवियस का सेट है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास आपको डेली जो है 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलाते हैं एंड साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, प्ले बनाई हुई है, आपको सारे चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी एंड जो प्रीवियस के क्वेश्चन है ये भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट यहाँ से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 3 बजे की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ में कंटेंट की भी क्लासेस जो थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर 1 भी क्लियर हो जाएगा एंड पेपर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है कि आपका मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो पहला है तोमर, फिर आपका है अनंगपाल, या फिर आपका चौहान, फिर पृथ्वीराज रासो। इस तरफ दिए गए हैं सन और इस तरफ दिए गए हैं नाम, तो इसमें कौन सा होगा? दिल्ली के शासकों मतलब के संदर्भ में मतलब मिलाना कि कौन सा शासक कब तक जो है अपना शासन किया। तो आंसर इसमें जो आपका होगा, यानी कि फर्स्ट का आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि प्रारंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1665 तक किया। अंगपाल जो है अनंगपाल जो है इन्होंने जो है किया सन 1130 से लेकर के सन 1145 तक किया। ठीक है, और जब आपका सी है चौहान, इन्होंने क्या किया 1165 से लेकर के 1192 तक शासन किया। फिर पृथ्वीराज रासो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका थर्ड यानी सेकंड सही होगा, यानी कि फर्स्ट का जो है आपका थर्ड होगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैच वाले ध्यान रखिएगा कि कब का जो है मतलब कौन से शासक का कितने टाइम तक जो है शासन रहा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी डिजिट चेंज कर देगा, कोई और शासक का नाम रख देगा, तो ये पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो तोमर है इन्होंने प्रारंभिक यानी आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 तक शासन किया। उसके बाद जो आते हैं आपके अनंगपाल, इन्होंने क्या किया मतलब 1130 से शासन करके 1145 तक किया। उसके बाद चौहान जो है 1165 से लेकर के 1192, पृथ्वीराज रासो जो है 1175 से लेकर के 1192 तक किया। तो ये ध्यान रखना, आंसर आपका क्या है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते हैं। यानी कि तमिलनाडु जो है वहां पे बस्ती जो होती है उनको क्या कहते हैं? उर कहते हैं। व्यापारियों को कहते हैं, या फिर कुलीनों, या फिर अभिजातों को कहते हैं, या फिर खेतिहरों किसानों को कहते हैं, या फिर शिल्पकारों को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी खेतिहरों या फिर किसानों को कहा जाता है। आंसर आपका क्या है? थर्ड सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तमिलनाडु में जो जो किसान लोग होते थे, जो खेतीहर होते थे, उनको क्या कहते थे? उर कहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें जो बात कही गई है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। यानी कि आपको क्या है मिलान करना है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ धीरे धीरे करके। तो आपका पहला है फरुख सियर, या फिर अगला है शाह आलम द्वितीय, फिर है आपका अहमद शाह, फिर आपका है आलमगिरी द्वितीय। तो इसमें आपका जो होगा मैच करना जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ए का जो है आपका सेकंड हो जाएगा सन 1713 से लेकर सन 1719 तक।
बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि शाह आलम द्वितीय जो है सन 1762 से लेकर के सन 1816 तक। फिर आता है आपका अहमद शाह जो है, इनका हो जाएगा सन 1768 से लेकर के सन 1754 तक। फिर आपका आता है आलमगिरी द्वितीय, इनका होगा थर्ड, यानी कि सन 1754 से लेकर के सन 1762 तक। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। यानी कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, धीरे धीरे जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, कौन से सीक्वेंस में हुआ, तो ये आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बात कही गई है उत्तराधिकार के जो है सहदा याद प्रथा का अर्थ है, यानी कि जो सहदा याद प्रथा थी उसका क्या अर्थ है। तो पहला है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति जो है विरासत में मिलना, या फिर ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या फिर सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, यानी कि सभी पुत्रों को भी मिलना और पुत्रियों को भी मिलना, या फिर सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आंसर होगा 4 सही, यानी सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, यानी जो विरासत में प्रॉपर्टी होती है उसको क्या सभी पुत्रों को बराबर बराबर दे देना, उसी को कहते हैं सहदा याद प्रथा। आंसर आपका क्या है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बात कही गई है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो मराठी है, मराठी में जो भक्ति गीत लिखे गए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। स्तोत्रम, या फिर आपका है भजनम, या फिर प्रबंधम, या फिर अभंग। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें सही होगा 4, यानी कि अभंग कहते हैं जो मराठी में लिखे जाते हैं भक्ति गीत, उनको क्या कहते हैं, अभंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर आपका क्या है 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें जो बात कही गई है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी कि जो महाराष्ट्र में संत लोग हैं उनके बारे में इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो पहला है 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया, यानी कि क्या था, पुराने टाइम में ये था कि जो जैसा जन्म ले लेता था, यानी कि ऊंचे कुल में अगर उसने जन्म लिया है तो उसका लोग सम्मान करते थे, जो नीचे कुल में जन्म लेता था उसको उस हिसाब से आधार मतलब अधिकार दिए जाते थे, यानी कि जन्म के आधार पर जो है लोगों को अधिकार मिलते थे। तो इसका क्या है, विरोध हुआ। अगला है इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और नम्रता पूर्वक जो है जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो बिल्कुल सही बात है, और आपका फर्स्ट भी सही है, यानी 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में कवि जो थे उन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म पर आधारित अंतरों का विरोध किया था। आंसर आपका फर्स्ट भी सही है। आंसर आपका क्या है, बी भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि बात जो कही जा रही है महाराष्ट्र में जो संत हैं उनके बारे में। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें बात कही गई है कौन जो है सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित है। तो पहला है आपका बख्शी जो है सैनिक वेतनाधिकारी, अगला है सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, अगला है इकतादार जो है आपका सैन्य कमांड, अगला है कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो इसमें बात जो कही जा रही कौन सा सुमेलित है, तो यानी आपका जो सी है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि इकतादार जो होते थे वो जो खेती करते थे, जो मतलब जो इकतादार होते थे जो सैनिक होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कह दी कि सैन्य कमांड, तो ये आपका होगा नहीं, यानी कि आपका सी जो है वहां जहां जहां है वो आपका गलत हो जाएगा। अब बच्चे मतलब थर्ड और फोर्थ, अब इसमें कौन सा होगा, यानी व्यक्ति जो है सैनिक वेतनाधिकारी होते थे, आपका जो है बी, और आपका जो है डी कोतवाल जो होते हैं नगर का पुलिस अधिकारी होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, जो कोतवाल होते हैं पुलिस अधिकारी होते हैं। आंसर आपका क्या है, थर्ड सही
आंसर आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी सही होगा। आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती करते हैं, यानी कि एक जगह वो स्थायी रूप से खेती नहीं करते, थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं तो यहाँ पर खेती कर लिए, फिर वो मूव कर गए, फिर दूसरी जगह पर रुके तो वहां पर उन्होंने खेती की, फिर तीसरी जगह पर रुके तो वहां पर खेती की, यानी कि वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रुकते हैं। तो उनके लिए कौन सा शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है मध्य प्रदेश में, तो आपका बीघा है, बेवड़ है, या फिर बैंगा है, लबेगा है, या फिर महल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें 2 ऑप्शन से होगा, यानी कि बेवड़। ठीक है, घुमंतू खेती के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया, बेवड़, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। बात जो कही जा रही है 19वीं शताब्दी के बारे में। पहला आंसर है 19वीं सदी के शुरुआत से ही 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित जो है बहस जो है मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। अगला है, इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और जो है पर्चे छपना का विकास हो रहा था। यानी जो अखबार थे, किताबें थे, जो पर्चे जो छपते थे वो 19वीं शताब्दी में ही छप रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसमें आंसर फर्स्ट सही होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो बी है यानी ए बी दोनों सही हैं, और ए बी क्या है, सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ही किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे जो थे ये छपना स्टार्ट हो चुके थे। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट होगा। पहला भी आपका सही है कि मूल्य मान्यताओं से संबंधित जो चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया वो आपका 19वीं शताब्दी में ही आया। तो आंसर क्या है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बात कही गई है कि ए आर को पढ़ें तथा सही जो है उत्तर चुने। तो पहला है इसमें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। ठीक है। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में जो है पढ़ाते थे। तो इसमें आपका जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि क्या है, इसमें बात कही जा रही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेले, यानी क्या था, वो नीची कास्ट के थे तो छुआछूत जो है उनके साथ मनाया जाता था। तो आंसर आपका जो है इसमें सेकंड सही होगा, यानी ए आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जाति पक्षपात की बात कही जा रही है, इसमें उनके पिता के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो क्या है, आंसर दोनों सही है, यानी कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे उनके पिता जो थे सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी आपका सही है। और आपका फर्स्ट जो है ये भी सही है, क्योंकि जात पक्षपात जो है उन्होंने बहुत कुछ झेला, क्योंकि बहुत ज्यादा छुआछूत उस टाइम मनाया जाता था। तो आंसर आपका सेकंड सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आंसर आपका क्या है, सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बात कही गई है कि ए आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का जो है चयन कीजिए। पहला जो है इसमें बात कही गई है, वी आर जो है रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपके वी रामास्वामी थे इन्होंने क्या है मद्रास में प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। अगला इसका जो रीजन दिया गया, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जो है करने के लिए किया। ठीक है, संघर्ष कराने के लिए किया था। तो आंसर आपका जो फर्स्ट होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि क्या है, जो स्वाभिमान आंदोलन शुरू हुआ था उसका मेन पर्पज जो था वो यही था कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो लोग संघर्ष करें,
यानी जो क्या है संघर्ष करें, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। तो आंसर क्या है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बात कही गई है कि किसने जिन्ना के दो राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया, यानी कि जो जिन्ना के दो राष्ट्रीय सिद्धांत थे उसका विरोध किसने किया था। तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, या फिर आपका होगा खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया, या फिर वीर जो है सावरकर ने किया, या फिर मौलाना आजाद ने किया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसमें आंसर होगा 4 सही, यानी कि मौलाना आजाद ने जो है जिन्ना के दो राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 13। इसमें जो बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 13 पे कि सन 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो सन 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में बात कही जा रही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मई सन 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, यानी कि जो सन 1857 की क्रांति हुई थी वो मई से स्टार्ट हुई थी। या फिर यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा जो है अप्रतिरोधी जो है आंदोलन था, या फिर इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो आंसर आपका जो होगा यानी सेकंड सही, क्योंकि ओनली क्या है आपका सेकंड ऑप्शन ही सही है। ये मई में स्टार्ट नहीं हुआ था और इसमें खाली सिपाहियों और जनसाधारण के लोगों ने भाग नहीं लिया था, इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। किसान थे उन्होंने भी भाग लिया था, सिपाही थे उन्होंने, जो लोग थे जो बच्चे पढ़ाई करते थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, जो लेडी महिलाएं थी पुराने टाइम में उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, जो राजा थे थोड़े बहुत जो छोटे मोटे कस्बे के उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। तो यानी कि इसमें सभी लोगों ने जो है भाग लिया था जो 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका सेकंड सही है, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बात कही गई है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, ए बी कथनों पर जो है सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र जो है सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, यानी जो भारतीय शासक थे उनको अपनी मतलब स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। अगला है भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो बात जो कही जा रही सहायक संधि के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आपका पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय शासकों को स्वतंत्रता नहीं थी कि वो जिस प्रकार की चाहे वो सेना रख सकते थे। ठीक है, क्या अंग्रेज लोगों ने इतना खुला मतलब छोड़ नहीं रखा था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी जो है भारतीय शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये आपका सही है, क्योंकि क्या था जो भारतीय शासक थे वो कर के रूप में बाकी जो कंपनियां थी उनको भुगतान करते थे। तो आंसर आपका बी सही है, लेकिन आपका जो ए है वो गलत हो जाएगा। आंसर आपका 4 सही होगा, यानी ए गलत है लेकिन जो है बी आपका सही है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 जो है इसमें बात कही गई निम्न में से युग्मकों पर विचार कीजिए, यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है इसमें बात कही जा रही है कि तो पहला है यानी इसमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म जो है सही है। जो आपका यूरेनस है ये 17 घंटे जो है 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन का समय जो है वो अपने अक्ष पर घूम लेता है, या फिर नेपच्यून जो है 16 घंटे जो है 7 मिनट में घूम लेता है, शनि जो है 25 घंटे 40 मिनट, मंगल जो है 9 घंटे आपका 56 मिनट। तो आंसर इसमें आपका कौन सा सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से युग्म सही सुमेलित है। यानी आपको देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही है, किसका जो है घूर्णन का टाइम जो है सही बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, यानी कि केवल 2 सही हैं बाकी जो है आपके गलत हैं। तो आंसर आपका जो है वो सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर जो है आपका इसमें सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बात कही गई है कि
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है खींची गई है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है लगभग जीरो अक्षांश देशांतर का अनुसरण करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है इसमें आंसर सही होगा 2, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है, केवल जलीय भाग है वहां से होकर गुजरती है। आंसर आपका यानी सेकंड सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को नहीं जोड़ती है, क्योंकि क्या है, उत्तरी ध्रुव मान के चलिए आपकी ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव आपका यहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव आपका यहाँ पर है, तो ये ऐसे जो है नहीं खींची हुई है जो उत्तरी ध्रुव को जोड़ेगी या फिर दक्षिणी ध्रुव को जोड़ेगी। तो आंसर क्या है आपका सेकंड सही होगा, यानी केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है जो आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 17 पे। 17 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है इसमें बात कही गई है, ए जो दिया गया है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर जो है आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तर्क जो दिया गया है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड ऑप्शन यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बात जो कह दी गई है कि पहला जो है अपने स्थान से ध्रुव तारे जो हैं का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, यानी कि अगर आप ध्रुव जो तारे हैं उनका कोण अगर आप माप लेते हैं तो आप अपने स्थान का अक्षांश जो है उसको आप जान पाएंगे। अगला जो इसमें तर्क दिया गया है, विषुवत वृत्त के बारे में इसमें बात कह दी गई और इसमें बात कह दी गई ध्रुव तारे के बारे में। तो इस वजह से क्या है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ जो ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का जो 1/4 है, तो ये आपका सही है, बट इसमें क्या हुआ, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। जो भी मैं आंसर आपको बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो ये डाउट मत रखिएगा कि इसका ये ना होकर के ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सेकंड सही होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें बात कही गई है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी जो है टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे जो है अर्जित करेंगे या गंवाएंगे, यानी कि जब यात्राएं होंगी तो कितने घंटे हम अर्जित कर लेंगे और कितने घंटे हम गंवा देंगे। यानी कि शहर पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो पहला है लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, या फिर लगभग 4 घंटे गंवा देंगे, या फिर लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, या फिर लगभग 8 घंटे आप गंवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आंसर सही होगा 2, यानी कि लगभग जो है 4 घंटे गंवा देंगे। ठीक है, आंसर आपका जो है 2 सही होगा, क्योंकि बात जो कही जा रही है कि भारतीय शहर से जापान की राजधानी जो टोक्यो है 130 अंश से 45 पूर्व की यात्रा आप करते हैं तब हम कितने, यानी कि आप क्या पूर्व की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप पूर्व की तरफ जो जा रहे हैं तो आप मतलब लगभग 4 घंटे जो है वो गंवा देंगे। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बात जो कही गई है कि महासागरी जो पर्पटी की मुख्य खनिज है, पहला है मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका या फिर आपका निकिल। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 19 इसमें आंसर सही होगा थर्ड, यानी कि ए और सी, यानी कि मैग्नीशियम भी है और सी
सिलिका जो है ये भी है। आंसर आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? तो आंसर आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें बात कही गई है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का जो है दौरा किया और वहां उसे बाज, एस, बीज के जो है पेड़ तथा फ्रीजेड जो है आपका मोनाली पच मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? यानी कि उसको क्या मिले? जो बाज है, जो एस, बीज के जो मतलब बीज के पेड़ तथा जो है फ्रीजेड ना मतलब है मोनाली, आपका मोनाल पक्षी मिले, जिसने उसने निम्नलिखित में से कौन से मतलब वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, या फिर शीतोष्ण जो है पर्णपाती वन है, या फिर शंकुधारी वन है, या फिर भूमध्य सागरीय वन है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है इसमें सेकंड ऑप्शन हो गया, यानी शीतोष्ण जो है पर्णपाती वन है, इनका उन्होंने दौरा किया होगा। यानी कि जो एक व्यक्ति है उसको जब ये सारी चीजें मिली तो उसने जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन का मतलब दौरा किया होगा। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं आपके, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है और सबसे अधिक मात्रा में गर्मी भी हो रही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? यानी कौन से क्षेत्र में जो है आपको सबसे कम यानी सीमित मात्रा में वनस्पति मिलती है? तो पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर टुंड्रा क्षेत्र, या फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें आंसर आपका होगा 2, यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में, यानी जहां पर आपको अधिक मात्रा में बर्फबारी हो रही है, अधिक मात्रा में ठंडी पड़ रही है, तो वहां पर आपको बहुत कम प्राकृतिक जो है वनस्पति मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हीट नहीं होगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, तो इस वजह से पेड़ जो है उनका ग्रो नहीं हो पाएगा। ठंडी की वजह से बर्फबारी होगी, तो इसकी वजह से क्या है, जो टुंड्रा क्षेत्र है वहां पर जो है वनस्पति कम पाई जाती है। आंसर आपका क्या है? सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। 22 जो है इसमें बात कही गई है कि कथन ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, यानी महासागर जो है उनका जल जो है लवणीय या खारा होता है। अगला जो है कारण, महासागर के जल में जो है बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो आंसर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 का, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है इसका आंसर सही होगा फर्स्ट, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि महासागर का जो जल होता है जो लवणीय है वो, और साथ में साथ क्या होता है, खारा भी पाया जाता है, यानी जो मृत सागर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नमक मिलता है। तो आंसर आपका क्या है? फर्स्ट सही होगा, क्योंकि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण भी हो रहे होते, मतलब जो घुले हुए लवण है वो भी होते हैं। आंसर आपका फर्स्ट सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 जो है इसमें बात कही गई है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, यानी पवन का जो निक्षेपण है उसको कहा जाता है लोयस, या फिर छत्रक सेल, या फिर हिमोड, या फिर आपका स्ट्रेक। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि लोयस जो होते हैं पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 जो है इसमें बात कही गई है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, यानी कि अगर किसी स्थान पर जो नदी है अगर किसी और जलराशि से मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? डेल्टा कहेंगे, या फिर तटबंध कहेंगे, या फिर चाप झील कहेंगे, या फिर नदी मुहाना कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है आंसर आपका 4 सही होगा, यानी नदी मुहाना कहेंगे, क्योंकि अन्य जलराशि से मिल जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? नदी मुहाना, यानी कि आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला है ये वन संघनन है और यहाँ जो है सालों भर वर्षा होती है। अगला है रोजवुड जो है आबनूस जो है महोगनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं।
अगला है ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के जो है पास पाए जाते हैं, यानी जो ये वन होते हैं कहाँ है, भूमध्य रेखा और आपका उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। तो आंसर आपका कौन सा, यानी विकल्प कौन सा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 25 जो है इसमें आंसर आपका 4 सही होगा, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसकी ये सारी विशेषताएं हैं, यानी कि ये वन जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। ये वन जो है संघनन यानी काफी जो है काफी पास पास होते हैं और यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, यानी क्योंकि वर्षा यहाँ पर इसलिए होती है, उष्णकटिबंध मान के चलिए आपकी पृथ्वी है और उष्णकटिबंध जो क्षेत्र होता है वो यहाँ बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो बीच में पाने की वजह सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे पड़ रही होती है, सूर्य मतलब सीधे पड़ती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, दोपहर के टाइम में बिल्कुल किरणें सीधी पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी भी होती है और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष भी बहुत घने मात्रा में होते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ पानी भी मतलब गर्मी भी मिल रही है, तो पौधे जो हैं वो उनका डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा होता है। तो यहाँ पे मतलब काफी घने भी जंगल पाए जाते हैं एंड जो है बारिश जो है वो वर्ष भर होती रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। सतत विकास का अर्थ है, यानी जो सतत विकास है उसका अर्थ क्या है आपका, मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण या फिर संसाधनों का सीमित उपयोग या फिर अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव या फिर सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है आंसर आपका 4 होगा, यानी कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो आंसर आपका क्या है 4 सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है सतत विकास, यानी अगर आप सतत विकास चाहते हैं तो जो संसाधन उनका आप संरक्षण करें, ठीक है, उनका सीमित प्रयोग करें, जहाँ पे आवश्यकता हो आप तभी प्रयोग करें। जैसे पानी है, अगर पानी की आवश्यकता है तो आप पानी का प्रयोग करें, बाकी ये नहीं कि आपने नल खोल दिया और पानी बह रहा है। तो अगर अनलिमिटेड कोई भी गलत तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो एक ना एक दिन समाप्त तो होगा। तो इसी वजह से क्या करना हमको मतलब लिमिटेड आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। तो आंसर आपका क्या है 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बात कही गई है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो आपका पहला है सीसा, टिन या फिर निकेल या फिर जस्ता। तो 27 जो है आंसर होगा 2, यानी कि टिन जो है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया ये क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जो है टिन जो है वो पाई जाती है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। देश के नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी एक कट कर दे या फिर हो सकता है आपको मैच में दे दे, तो नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 जो है इसमें बात कही गई है कि सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि यानी डैश डैश क्या होगा, फसल को जो है कीटों से बचाया जा सके, या फिर पानी जो है टुकड़ों के भीतर रुका रहे, या फिर खाद जो है बह ना जाए, या फिर फसलों के बीच अंतर जो है रखा जा सके। यानी सीढ़ी नुमा जो खेती है उसको जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में आप किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये आखिर जो किनारे हैं वो ऊपर उठा क्यों दिए जाते हैं। तो 28 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी पानी के जो टुकड़े हैं वो भीतर जो है रुका रहे, यानी कि जो पानी है वो अंदर अच्छे से पहुंचे खेत में। इस वजह से जो है जो मतलब साइड के जो मतलब मान के चलिए ये आपका खेत है, तो ये साइड के जो है ये उठा दिए जाते हैं ऊपर से, क्योंकि पानी जो है वो बाहर ना निकल पाए, इसी के अंदर पानी अच्छे से रहे, ठीक है। आंसर आपका क्या है सेकंड सही हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। 29 जो है इसमें बात कही गई है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, यानी जो एक बाजार होती है उसमें पक्की दुकानें कौन सी होती हैं। पहला है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, या फिर जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का जो है लाइसेंस होता है, या फिर जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, या फिर जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है,
क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, इसमें 2 ऑप्शन हो गए, यानी ए और बी आपके सही हो जाएंगे। यानी कि जहां के कर्मचारी नियमित हैं और जहां पर क्या है, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस है, वो क्या है, पक्की दुकानें मानी जाएंगी। क्योंकि क्या है, उनके पास लाइसेंस है तो उनको जो है पक्की दुकान माना जाएगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। जो 10 साल से खोल रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल से अगर उनकी शॉप ओपन हो रही तो उनकी पक्की ही दुकान मानी जाएगी। ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड है, यानी ए और बी सही है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। इसमें बात जो कही गई है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, यानी जो नगर निगम है वहां पे सदस्य जो चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं। आपका पहला है सीनेटर, अगला है प्रतिनिधि, अधिशासी और आपका जो है आपका पार्षद। तो आंसर आपका जो है, जो आपका 4 है पार्षद, इसको क्या कहेंगे, यानी 30 का जो है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि पार्षद उसको कहा जाएगा जो नगर निगम के चुने गए सदस्य होते हैं। तो आंसर आपका 4 सही होगा, यानी कि क्या कहेंगे, पार्षद कहेंगे। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो कल की क्लास को भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। ये क्लास आपको 5 बजे डेली मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप डेली इसको ज्वाइन करिएगा। कल हम लोग 30 क्वेश्चन, यानी कि जो यहाँ 30 स्टार्ट मतलब 30 तक जो कंप्लीट कर लिए हैं, इसके आगे से हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, यानी कि 31 से हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो कल की क्लास को भी ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 बजे की क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।